तो भाई लोग 2026 में तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ख़त्म हो गई है और वो है स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 और ये पूरा सागा। और भाई साहब आप सबकी सारी थ्योरीज गलत थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गप शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और मैंने देखी है स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 का फिनाले। और भाई साहब बहुत मिक्स रिएक्शन है मेरे, तो इस पर जल्दी से बात करते हैं। सो ये एपिसोड 7 की ही एंडिंग से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारी पूरी टीम अपसाइड डाउन में आ चुकी है। यहाँ पे वो लोग प्लान डिवाइस करते हैं कि एक टीम जाएगी एबिस के अंदर और दूसरी टीम वेकना को दिमाग से मारेगी। दिमाग से मारने वाली टीम में रहते हैं हॉपर, 11, कली और टेक्निकली मैक्स भी। और जो बाकी टीम होती है जिसमें डस्टिन और स्टीव होते हैं, इनका प्लान होता है ये लोग इन्फिल्ट्रेट करें एबिस में और वहाँ पे जाके फिजिकल बॉडी जो है वेकना की उसको ख़त्म कर दें। तो इनका प्लान तो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन इसमें बीच में थोड़े माइंड गेम्स वेकना खेलता है बहुत ज़्यादा। इसमें 11 सारे बच्चों को ये सच दिखा देती है मैक्स की हेल्प से कि वेकना एक गलत को बचा लेती है। और भाई साहब इस चक्कर में हमें स्टीव भैया बस गिरते गिरते बसते हैं। भाई मुझे तो लगा था भाई ये इसका काम तमाम हो गया। भाई मैं दिल से धक धक कर रहा था, लेकिन भाई साहब प्लॉट आर्मर जिंदाबाद। उसमें मिलिट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है। डॉक्टर के, एरिका और जो प्रोफेसर है उनकी मदद से मैक्स और जो नर्स है उनका पता लगा के उनको पकड़वा। और यहाँ पे वेकना माइंड गेम खेल के हॉपर के साथ 11 की जहाँ रियल बॉडी थी वहाँ पे उसको इल्यूशन दिखाता है और उसकी वजह से वो जो प्रोसेस में होती है उसके माइंड में उसको मारने के लिए हॉपर उसको बीच में डिस्टर्ब कर देता है इल्यूजन में होने की वजह से, जिसकी वजह से इनके पास कुछ चारा नहीं रहता कि भाई साहब ये लोग यहाँ पे रह के ही फाइट करें। वहाँ पे मिलिट्री भी अटैक कर देते हैं और इसी चक्कर में भाई साहब जो कली होती है भाई साहब उसको गोली लग जाती है, बट किसी तरह ये लोग बच बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे भाई साहब हमें फिर मरी का एक मस्त शॉट दिखता है इसी बीच में, एकदम एपिक शॉट, जिसमें वो एकदम हेलीकॉप्टर को ऐसे ग्रेनेड से मारता है। और जब वहीं पे जो वेकना का दिमाग है वहाँ पे बच्चे भाग रहे होते हैं और क्योंकि हॉपर ने वो प्रोसेस ख़त्म कर दिया था 11 का, तो उस वजह से जो मैक्स होती है वो भी उनके दिमाग से निकल जाती, तो ये लोग रास्ता नहीं दिखा पाते और ये लोग गुफा में छुपते हैं और वहाँ पे जानते हैं ये हेनरी क्रील आ नहीं सकता। तो भाई साहब बच्चे का भाई साहब क्या रिएक्शन होता है उस केव में। भाई साहब हेनरी क्रील उनके पीछे आ रहा है। भाई साहब दिस गाय इज़ अ सैवेज, आई मस्ट से यू। मैं बोल रहा हूँ अगर इस बच्चे को फर्स्ट सीजन में इंट्रोड्यूस किया जाता भाई पूरा सीजन नहीं बनता, क्योंकि भाई हेनरी क्रील को भाई लिटरली कुछ नहीं समझता है भाई, धूप के बराबर। भाई बंदा आ रहा है और फिर उसको मिडिल फिंगर दिखा के बोल रहा है ईट माई फैट वन। भाई साहब सीरियसली भाई क्या बच्चा है। बट यहाँ पे हेनरी क्रील अपने डर को किसी तरह ओवरकम कर देता है और हमें फिर दिखाई देता है कि हेनरी क्रील अपनी उसी मेमोरी को उस केव में घुस के देख रहा है। हमें पता लगता है कि हेनरी क्रील उसी मेमोरी को रिलीव कर रहा है और वहाँ पे इसकी ओरिजिन दिखती है हमें प्रॉपर्ली कि उस सूटकेस में क्या था। तो उस सूटकेस में होता है एक पत्थर, हाँ जी, और वो पत्थर डायमेंशन एक्स का होता है और उस पत्थर की वजह से कुछ माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स हेनरी क्रील के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और फिर वो डॉक्टर बोलता है कि डोंट लेट इट कंट्रोल यू, ऐसा कुछ ही बोलता है वो। और फिर उसके पास फिर हम देखते हैं तभी पावर आई और उसने उसको मार दिया। बट उसमें ऐसा दिखाया गया कि हेनरी क्रील को उसमें किसी ने पोजेस किया है, जो कि हो सकता है उस टाइम पे किया हो, और फिर हेनरी क्रील ने यहाँ पे मतलब उसको मार दिया। बट यहाँ पे ओरिजिन थोड़ी चेंज की गई है हेनरी क्रील की, क्योंकि जो एक्चुअल ओरिजिन होती है हेनरी क्रील की वो ये होती है कि हेनरी क्रील बचपन में डायमेंशन एक्स में गलती से चले जाता है। बट यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं था या फिर बजट नहीं था, क्यों नहीं दिखाया। बट आई रियली होप कि इस एपिसोड में तो कम से कम हेनरी क्रील की ओरिजिन ठीक से दिखाएंगे। तो डस्टिन वाली टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है एबिस में और वो जा रही है उसी फोर्ट्रेस के तरफ जहाँ पे वेकना है और बच्चे हैं। और यहाँ पे विल अपनी पावर को यूज़ करता है और देखता है वेकना क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो ये चीज़ देख लेता है कि वो मेमोरी में वो अपने पास्ट को रिलीव कर रहा है। और यहाँ पे विल को लगता है कि हेनरी क्रील भी एक विक्टिम है उसी की तरह, वो भी एक वेसल है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे हेनरी क्रील रिवील करता है कि ये सब उसने अपनी मर्जी से किया था। तो यहाँ पे एक बड़ी थ्योरी आती है जो कि मैं आगे बात करूँगा। बट जैसे ही हेनरी ये बात बोलता है उसी के बाद भाई साहब वो पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है जिसके अंदर वो होता है। और हेनरी क्रील बताते हैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा था, वो माइंड फ्लेयर के साथ मिलकर काम कर रहा है। और यहाँ पे भाई साहब जो पूरा फोर्ट्रेस होता है इसमें वो होता है, उस पूरे स्ट्रक्चर में जान आ जाती है। वो पूरा स्ट्रक्चर ऐसे एक फॉर्म ले लेता है और भाई साहब हमें दिखता है पहला लुक माइंड फ्लेयर के असली फॉर्म का। और भाई साहब ये पूरा स्पाइडर पूरा ख़तरनाक होता है, इसकी कोई आवाज़ नहीं होती है और हमारे हीरोज़ पर अटैक करने लग जाता है। पर ठीक टाइम पे ही वहाँ पे 11 आ जाती है जो कि हॉपर को किसी तरह समझाती है कि उसकी ये डेस्टिनी है और उस पर वो ट्रस्ट करे, क्योंकि हॉपर को भी सीज़न में पता लग जाता है कि जो कली का प्लान होता है वो क्या है। जब वेकना उसको सपने दिखाता है
यहाँ पे कली और हॉपर का भी ट्रस्ट टूट जाता है, लेकिन जब कली खुद को सेक्रीफाइस करती है और टेक्निकली वो जिंदा ही रहती है उस टाइम पे, और जब हॉपर उसको बचाता है तो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और फिर यहाँ पे हॉपर को भी 11 कन्विंस कर देती है और 11 पहुँच जाती है एबिस में, वहाँ पे सीधा वो वेकना पे अटैक करने लगती है। लेकिन भाई साहब वेकना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे, और क्योंकि माइंड फ्लेयर बहुत मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे नैन्सी खुद को एक बेट की तरह यूज़ करती है। उसी टाइम उनका प्लान होता है कि वो थोड़ा ऊपर जाएंगे और माइंड फ्लेयर पे आग लगा के उसको मार देंगे, क्योंकि माइंड फ्लेयर को अगर कुछ दिक्कत होती है तो वेकना को दिक्कत होती है और इनका हाई माइंड कनेक्टेड होता है, तो इस वजह से दोनों ही साथ में मतलब कमज़ोर हो जाएंगे। तो यही चीज़ होती है, नैन्सी उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और हमारे हीरोज़ की टीम उस माइंड फ्लेयर पे आग लगा देते हैं, उसको मारते हैं और ये इनका ट्रिक काम करता है, वेकना कमज़ोर हो जाता है। और इसी का फ़ायदा उठा के 11 उसको ज़ोर से पुश करती है और वहीं पे जो नुकीले चीज़ें थे उसमें उसको ऐसे मार रही होती है, लेकिन भाई साहब वो रेजिस्ट करता है। और यहाँ पे भाई साहब हम देख सकते हैं 11 और विल को दोनों को साथ में काम करते हुए, और भाई साहब विल और 11 भाई साहब एक तरफ से विल पीछे से उसको धक्का दे रहा है, एक तरफ से भाई 11 उसको आगे से पीछे की तरफ धक्का दे रही है, और दूसरी तरफ से भाई साहब जो विल है उसके माइंड को कंट्रोल करके खुद अपने आप को रेजिस्ट करने से रोक रहा है और उसका हाथ तोड़ दे रहा है। भाई साहब कितना एपिक लगा था भाई साहब वो सीन। और उसके बाद एट द एंड वेकना की कहानी फिनिश होती है, नहीं एंड ब्लो देती है भाई साहब कौन, किसने सोचा था, जॉयस भाई साहब सीधा भाई साहब फावड़ा लेती है और थॉर की तरह खचाक। और यहाँ पे दोनों का चैप्टर एंड हो जाता है, माइंड फ्लेयर का भी और वेकना का भी। बट भाई साहब मेरे को बहुत ठंडा एंडिंग लगा ये, मतलब लेकिन आप इतने सालों से इस चीज़ पे बिल्डअप कर रहे थे, माइंड फ्लेयर को आपने लिटरली पूरे एपिसोड में बस 10-15 मिनट दिखाया होगा शायद, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद मतलब वेकना से इतनी लड़े हुए वेकना कुछ नहीं कर पा रहा है, लप्पू सा वेकना लग रहा है भाई लिटरली, भाई कुछ नहीं कर पा रहा है भाई, दोनों मिलके पेले जा रहे हैं भाई साहब। जॉयस ने मार दिया उसको, जॉयस को उसको मारना एक पोएटिक जेस्चर भी था, क्योंकि भाई साहब उसने जितने लोगों को तकलीफ़ दी वो सब शुरू ही हुआ जॉयस के साथ, और जॉयस जब भी उस पर हर वार कर रही थी हमें ग्लिम्स दिख रहे थे हर उस इंसान की जिसको वेकना की वजह से दिक्कत आई है, अपसाइड डाउन की वजह से दिक्कत आई है, माइंड फ्लेयर की वजह से दिक्कत आई है। और ये एक तरीके का पूरा फ्रस्ट्रेशन था इन सारे लोगों का, जब उन पे शॉट ऐसे फोकस भी करता है कि जिन जिन लोगों को वेकना की वजह से तकलीफ़ पहुंची। और फिर एट द एंड वेकना जब मरता है तो उन सबके शक्ल पे खुशी तो होती है, बट एक काइंड ऑफ गिल्ट भी होता है, क्योंकि उन्होंने जितना अभी पाया है उसके लिए उनको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है। खैर इसके बाद ये लोग अपसाइड डाउन से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको मिलिट्री मिल जाती है और मिलिट्री 11 को ढूंढने के लिए आती है। बट यहाँ पे 11 करती है अपना लास्ट मूव कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है या फिर नहीं, क्योंकि मैं आगे बात करूँगा। और यहाँ पे माइक कुछ भी नहीं कर पाता और इसी के साथ 11 अपसाइड डाउन के साथ ख़त्म हो जाती है। फिर प्रोलॉग आता है पूरे सीज़न का, जिसमें हम देख सकते हैं कि 18 मंथ बीत चुके हैं इस पूरे इंसिडेंट को और सब अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। जो हमारे बच्चों की गैंग थी वो सारी ग्रेजुएट होने वाली है और उनका आज कॉन्वोकेशन है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो बाकी कैरेक्टर्स जैसे स्टीव हैरिंगटन है वो भाई कोच बन चुका है लिटरली स्कूल में, तो भाई स्टीव भैया के तो अच्छा लग रहा है भाई, लाइफ में मूव ऑन कर रहा है और शायद वो किसी को डेट भी कर रहा है, तो इसका भी हिंट मिलता है आगे। यहाँ पे नैन्सी और जॉनथन अपने अपने अलग रास्ते जा रहे हैं और रॉबिन भी अपने रास्ते जा रही है और इस चीज़ को पूरा नरेट करती है रॉबिन अपने रेडियो स्टेशन में बैठ के। और बच्चों में भाई साहब हम सबका लाइफ ऐसे देख सकते हैं कि मैक्स वापस चलने लग गई है और मैक्स और लूको साथ में है। डस्टिन होता है वो वैलेडिक्टोरियन बन जाता है और भाई साहब वो स्पीच देता है पूरे कॉन्वोकेशन में, जिसने भाई साहब हम सब ने एक बार इमेजिन किया होगा कि ऐसी स्पीच तो देनी है। उसके साथ साथ फिर हम देख सकते हैं माइक को, जो कि हमने सेट लिक्स में भी देखा था, जिसमें हमें लग रहा था 11 मरेगी और माइक नहीं जाना चाहता अपने कॉन्वोकेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली वो 11 के जाने के बाद बहुत दुखी हो चुका है। यहाँ पे सब लोग होते कॉन्वोकेशन में सिवाय माइक के, और माइक को हॉपर समझाता है ये सारी चीज़ें। बट मुझे अभी कुछ चीज़ें अभी इसमें और डिस्कस करनी है कि हॉपर ने क्यों ये चीज़ समझाई हो, तो कन्विंस क्यों हो गया जबकि माइक नहीं हुआ। तो वो चीज़ समझाता है कि दो पाथ है उसके पास और किसी तरह उसको कन्विंस करता है कि ये पाथ चुनो जिसमें तुम्हारा अच्छा हो सबका अच्छा हो, और वो अपना कॉन्वोकेशन। फिर उस पूरे शो का एंड भी वहीं होता है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि डंजन्स एंड ड्रैगन्स के गेम से। लूकस, माइक, विल और डस्टिन और मैक्स यहाँ पे वो गेम अपने उसी बेसमेंट में खेल रहे हैं और कुछ चीज़ों का कॉल बैक आता है। और यहाँ पे हम एक चीज़ रेवलेशन मिलती है माइक से, जिसका एक थ्योरी होता है जो कि शायद थ्योरी ना भी हो, जो कि बताता है 11 पूरे ब्लास्ट को सर्वाइव कर गई है
जो कि बताता है कि 11 अपसाइड डाउन के पूरे ब्लास्ट को सर्वाइव कर गई है, क्योंकि वो जो मरी थी वहाँ पे वो सिर्फ एक इल्यूजन था और टेक्निकली 11 वहाँ से निकल गई थी और इल्यूजन क्रिएट किया था 8 ने एज ए लास्ट जेस्चर, क्योंकि वो कन्विंस हो गई थी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मरे ही पूरे प्लान को सक्सीड करने के लिए, बट टेक्निकली वो सही भी है क्योंकि वो खुद वहाँ पे रह गई। लेकिन रादर देन एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना जिसमें 11 अब नहीं है और 11 मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ से निकल जाती है। फिर यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स इस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद ये अपना गेम ख़त्म करते हैं और उसके बाद सारे कैरेक्टर्स अपने अपने कैरेक्टर्स के बुक्स को ऐसे क्लोज करके रखते हैं। और ये सिर्फ इनका गेम खत्म होना नहीं था, एक बहुत बड़ा मेटाफोर भी था। ये पूरा बुक स्ट्रेंजर थिंग्स का अब खत्म हो चुका है, इन्होंने एक बुक एंड दे दिया है इसको और ये अपने अपने कैरेक्टर्स को गुड बाय कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं नए कैरेक्टर्स जैसे कि हॉली और उसके दोस्त उनकी जगह लेने के लिए। बट यहाँ पे माइक उनको एक आखिरी स्माइल देता है एज ए गुड बाय जेस्चर अपने ही यंगर सेल्फ को, कि वो और उसके दोस्त अपने लाइफ की एक नए पड़ाव पे जा रहे हैं। और यहाँ पे ये पूरा एपिसोड और ये पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी खत्म हो जाती है। तो पहले कुछ थ्योरीज पे बात करेंगे, फिर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। तो अब सोचोगे कि अब क्या थ्योरी हो सकती है ना, बट थ्योरी अभी भी है और आई थिंक ये सच हो गई तो भाई ये बहुत बड़ी थ्योरी हो सकती है, या तो झूठ हुई। तो मेरे ख्याल से ये इस पूरी सीरीज़ की मेरी आखिरी पहली चीज़ तो ये कि छोटी थ्योरी स्टार्ट करें कि हॉपर को पता है कि 11 जिंदा है और तभी वो इतना काम था जब माइक को जब कन्विंस करता है वो कन्वोकेशन में आने के लिए, तब वो चीज़ उसको उसके कैरेक्टर से थोड़ी अलग लगी क्योंकि सीजन में वो बहुत कंसर्न रहता है 11 को अपने से दूर होने से, तो वो इतनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। तो आई थिंक हॉपर की मदद से ही 11 अपने नई जर्नी पे निकल पाई। यहाँ पे जहाँ पे वो है वो लग तो अर्थ रहा है, तो यहाँ पे माइक भी बोलता है कि अर्थ पे ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहाँ पे 3 वाटरफॉल हो, ये बस एक फिक्शन है। तो ये बहुत एक ये जगह है कौन सी जहाँ पे 11 गई है, तो भाई साहब मेरे ख्याल से तो ये अर्थ नहीं है और ये बहुत ही अजीब थ्योरी है। सुन के लगेगा कि अब तो कोई डायमेंशन नहीं है, एज यू नो 11 डायमेंशंस ओपन कर सकती है और मेरे ख्याल से वो अर्थ पे है नहीं, वो किसी और डायमेंशन में और यहाँ पे और पॉसिबिलिटी खुल जाती है। जो दूसरी मेरी थ्योरी आती है वो ये है कि भाई साहब जो हेनरी किल है उसको हमेशा से पता था कि भाई साहब उसको माइंड फ्लेयर को ढूंढना है और भाई साहब हमें लगता था कि जो पापा का कैरेक्टर है उन्होंने लिटरली भाई साहब ये सब किया है, ये सब प्रोग्राम शुरू किया, बट यहाँ पे भाई साहब हमने एक बार भी नहीं देखा कि भाई साहब किस तरीके से हेनरी क्रील को पकड़ा गया और मेरे ख्याल से जान के इस सीज़न में भी नहीं, इस सीरीज़ में भी नहीं दिखाया गया है, क्योंकि भाई साहब ये चीज़ पे मेरे ख्याल से आगे कोई स्पिन ऑफ बन सकता है कि भाई साहब हेनरी क्रील ने कैसे खुद को ही एक तरीके से जो पापा है उनको ऐसे उनके सामने वो आके हाईलाइट हुआ और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसको पता था कि उसकी पावर इनफ नहीं है तो 11 क्रिएट हुई और 11 की पावर की मदद से उसने जान के ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट करा है कि वो जाके सीधा अबिस में जाए और वहाँ पे उसको माइंड फ्लेयर मिले। हम ये चीज़ देख भी सकते हैं, माइंड फ्लेयर उसको बुलाता भी है जब उसको वो स्टोन मिलता है बचपन में। तो भाई साहब ये चीज़ हो सकती है कि भाई पूरा ही एक तरीके से हेनरी क्रील का ही प्लान हो। और थर्ड बिगेस्ट थ्योरी कि भाई माइंड फ्लेयर मरा नहीं है, एटलीस्ट पूरी तरीके से तो नहीं मरा है। ये आपको पता होगा कि भाई साहब अभी भी 11 जिंदा है और 11 के अंदर पावर आई है हेनरी क्रील और हेनरी क्रील के अंदर पावर आई है माइंड फ्लेयर से। माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स माइंड फ्लेयर टू हेनरी और हेनरी माइंड फ्लेयर के कहीं भी पार्टिकल्स रहते हैं तो आप जानते हैं कि भाई वो कहीं भी मतलब ज़िंदा रह सकते हैं। और विल के पास भी अभी भी माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स थोड़े थे तभी वो कनेक्ट कर पाता था माइंड के साथ। तो भाई साहब बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई साहब ये चीज़ें कनेक्टेड हों और भाई साहब यहाँ पे हमें एक ऐसी एंडिंग दिखाई गई हो जो कि क्लोज लग रही है। लेकिन डफर ब्रदर्स ने बहुत ही चालाकी से यहाँ पे हमें एक ऐसी एंडिंग दिखाई है जिसमें हमें लग रहा है कि ये बुक क्लोज हो चुका है, लेकिन भाई साहब एक नए बुक का अभी पन्ना खुलना बाकी है। बहुत ओपन एंडेड एंडिंग है अगर आप सोचने बैठो तो। मुझे सीरीज़ का एंडिंग सच बताऊँ बहुत मिड लगा। पूरी सीरीज़ अच्छी थी लेकिन इसकी एंडिंग जो मैं एक्सपेक्ट करता जितना एंटिसिपेशन था वो नहीं मिली। खैर अपने स्टीव भैया जिंदा है तो और क्या चाहिए। लेकिन आप अपने रिएक्शन ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा इस पूरे सागा को एंड होते हुए देखते हुए, और अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस पूरी सीरीज़ से, क्योंकि इसके स्पिन ऑफ भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ऑलवेज एक्शन मोड ऑन।